आपका योर स्टॉक्स में, जहां आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान होंगे। एंजल वन की स्नेहा सेठ और स्वास्तिका के गिरीश सोडानी जी, और साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी भी मौजूद है। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं। बाजार एक सीमित दायरे में है, लेकिन अभी डे हाई के आसपास ही है। हल्की नरमी निफ्टी में दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी आई है। अब बैंक निफ्टी 44,450 के ऊपर है, 50 अंकों की तेजी है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहां पर दिख रही है। क्या चल रहा है? तो निफ्टी में बढ़ने वालों में कोल इंडिया, जहां पर 3% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी है। एल&टी, मारुति ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। दबाव कहां से आ रहा है? टाटा कंज्यूमर 2.25% नीचे है, एनटीपीसी 1% नीचे है, अपोलो हॉस्पिटल पर भी दबाव दिख रहा है। पूजा, बाकी मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, हम देख रहे थे शुरुआत तो एक कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अभी निचले स्तरों से रिकवरी आई है और बैंक निफ्टी तो अब हरे निशान में आ चुका है, करीब 53 अंक ऊपर। और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी है और आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो एक्सपायरी के लेवल्स पे भी नज़र बनी रहेगी। हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल हो चुकी थी और उसके बाद हम देख रहे हैं आज का जो सेशन है वहां पर बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त बाजार कारोबार कर रहे हैं। जो सुबह के जितना भी लॉस था वो वहां से काफ़ी अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। और ये चीज़ एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी हम देख सकते हैं। अगर एनएसई में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अब मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हम देख रहे हैं एक्शन बना हुआ है, मार्केट टोन पॉजिटिव है। लेकिन इंडाइसेस जो हम सुबह से बात कर रहे थे कि दोनों ही इंडेक्स एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अहम सपोर्ट लेवल पर बाजार आ चुका है और जैसे ही हम देखते हैं कि वो टेस्ट करता है उसके बाद हम देखते हैं वहां से एक रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो एक दायरे में कारोबार हो रहा है। देखना होगा आगे की चाल कैसी रहती है, एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज कोल इंडिया में अब 3% की तेजी है, निफ्टी का टॉप गेनर है इस वक्त। इसके बाद एल&टी, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी और यूपीएल भी करीब करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोल इंडिया देखिए 3% ऊपर। यहाँ पे पावर डिमांड काफी मजबूत होने की बात की जा रही है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया तो तेज है ही और पावर सेक्टर से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर्स, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फाइनेंस, ये हैं आज के टॉप 5 लूजर्स निफ्टी में। लेकिन चलिए बाजार पर एक बार राय ले लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं इस वक्त। एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और स्वास्तिका से गिरीश सोडानी भी मौजूद हैं। स्नेहा, सबसे पहले आपसे एक टेक्निकल चेक लेंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेना हो तो क्या सलाह देंगी कुछ, या फिर अभी फिलहाल इंडाइसेस को अवॉइड करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप मार्केट देखें तो रिसेंटली निफ्टी में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। निफ्टी ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है रिसेंटली। कल के भी दिन अगर आप देखें तो डिप आया था टुवर्ड्स 19,500, जो कि लास्ट हाफ एन आवर में हमने देखा कि काफी स्मार्ट बाइंग होकर क्लोजिंग 19,600 के ऊपर हुई। आज के दिन भी थोड़ी सी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट 19,500 550 ये जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देखें जब निफ्टी ने तेजी की है, हर 4 दिनों में जो पुट राइटर्स है वो ऊपर के स्ट्राइक्स पे शिफ्ट होते गए हैं, व्हिच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो आज भी अगर आप देखें तो 19,500 550 के पुट्स में काफी स्ट्रांग राइटिंग देखने को मिल रही है। तो आई बिलीव आज की एक्सपायरी एटलीस्ट 19,600 के ऊपर होनी चाहिए। तो अगर कोई डिप्स आता है टुवर्ड 19,550 570 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 19,650 से 19,700 के आसपास है। तो मेजर हर्डल है दैट इज अराउंड 19,700। अगर आप बैंकिंग इंडेक्स देखें तो रिसेंटली परफॉर्म नहीं करा था। बैंकिंग इंडेक्स में आज थोड़ी हमें स्ट्रेंथ मिली है, तो आई वुड सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 44,600 700 का जोन सरपास कर देता है आज के सेशन में, तो जो मोमेंटम मिसिंग था, जो लास्ट हमने पिछले मंथ में देखा करके कि काफी चॉपी ट्रेड्स हो रहे थे, तो मोमेंटम थोड़ा मार्केट में आ जाएगा, ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े सुधर जाएंगे। तो ये आपको बैंक निफ्टी वॉच करना है। निफ्टी को अगर आपको डिप्स मिलता है तो लॉन्ग करना है। ओके, तो ये व्यू है इंडेक्स को लेकर। लेकिन चलिए अब आपके शेयरों के सवाल लेने की बारी है। पहले दर्शक है जगप्रीत सिंह हैं कानपुर से। फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। पॉली कैब के 30 शेयर है इनके पास 2,343 रुपए के भाव पर। 2,343 काफी नीचे के भाव पर है।
ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। करंट भाव है 5,283 रुपए का, यानी जो ये इनकी जो खरीद भाव है, मुझे लगता है ये पिछले साल जुलाई अगस्त के आसपास की रही होगी। पिछले एक साल में 110% का रिटर्न मिला है इनको पॉलीकैब में। गिरीश जी, क्या करना चाहिए आगे? क्या बने रहें या प्रॉफिट अब घर ले जाएं? नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे बने रहना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो सामने क्लियरली दिखाई दे ही रहा है पॉलीगैप के अंदर। तो स्टिल अगर ये पोजीशंस में आपको अभी भी लेवल से बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। जो 5,310 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट हर्डल है इसके स्टॉक के अंदर। जहां तक हमारी कैलकुलेशन है कि 5,180 का और 5,160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं अपने पोजीशंस को, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी रही। तो रिस्क प्रपोजिशन काफी लो है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो 5,310 और 5,350 का एक टारगेट रखें, वहां पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें। एंड उसके बाद जो 5,170 का 5,160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पर्टिकुलरली पूरी पोजीशन को। ओके, तो ये है व्यू पॉलीकैब पर। अगला सवाल ले लेते हैं व्हाट्सएप पर। कोलकाता से हमें दुलाल जी ने सवाल भेजा है। आईटीसी का स्टॉक है इनके पास, 200 शेयर्स 112 पर इन्होंने लिया हुआ था। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं। स्टॉक में इन्होंने एक लंबा समय दिया है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा भी मिला। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आईटीसी में अभी देखिए अपने ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई की चिंता का असर दिखा है इन एफएमसीजी कंपनियों पर और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन ओवरऑल 400 के ऊपर अभी भी स्टॉक टिका हुआ है और इनके खरीदारी से तो काफ़ी ऊपर है। करीब करीब 66,000 का मुनाफा इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है। गिरीश, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आप सुझाइए आईटीसी में बने रह सकते हैं? कोई तेजी की कोई चिंता की बात है क्या, या फिर थोड़ा मुनाफा आप बुक करने की राय देंगे इन्हें? देखिए, हम जैसे कि खुद ही जानते हैं कि आईटीसी बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक रहता है। इसके बिजनेस लाइन काफी स्ट्रांगली मूव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का जो डीमर्जर हुआ है वो अभी तक मतलब लिस्टेड नहीं हुई है इनके हॉस्पिटल बिजनेस। तो ओवरऑल अभी हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर अगले 6 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है। तो यहाँ का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 525 से लेकर 540 तक का तो दिखाई देता ही है, अगर हम 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम के लिए ले लें। बट ऑब्वियसली एक बहुत छोटे लेवल पे इन्होंने, बहुत लोअर लेवल पे इन्होंने बाइंग करी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको यहाँ से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट एंजॉय करें अपने प्रॉफिट को। 350 का एक स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे लगा लें एंड होल्ड रखें इस पोजिशन को। जहां तक लगता है कि साल से 1.5 साल के अंदर ये लेवल 600 रुपए भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ा अचंबा नहीं होगा। तो ये व्यू है आपके लिए आईटीसी को लेकर। चलिए, अगले दर्शक का सवाल है। ट्विटर से इन्होंने सवाल भेजा है। सुरेश पांचाल नाम है, गुजरात से। बजाज फिनसर्व के 209 शेयर है 1,533 रुपए के भाव पर। स्नेहा, क्या करना चाहिए? करंट लेवल के आसपास ही है इनकी खरीद, क्या करें? बने रहें बजाज फिनसर्व में? अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ देके थोड़ी सी प्रॉफिट देखने को मिली। उसके बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। बट अगर आप लेवल वाइज बोले तो मुझे लग रहा है करके कि ये इट इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। मेरा मानना है करके कि हर्डल है अराउंड 1525-27 के आसपास, वो जल्दी सरपास होने के चांसेस है इस काउंटर को। तो अगर किसी के लॉन्ग्स हैं तो होल्ड करें, और किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो आप फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है दैट विल बी अराउंड 1485 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे बाय करना चाहिए। अपसाइड में जब भी काउंटर ब्रीच करता है 1525 तो पॉसिबिलिटी है करके कि इसमें मोमेंटम आएगा और 1580 से 85 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर मी इट इज अ बाय ऑन द काइंड ऑफ स्टॉक। ने अपना सवाल भेजा है। अंबर एंटरप्राइजेज उन 90 शेयर्स 1800 पर लिया हुआ है। काफ़ी शानदार मुनाफा हो रहा है। इनकी खरीद से स्टॉक लगभग डबल हो चुका है और मुनाफा भी शानदार है। 1 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है अंबर एंटरप्राइजेज में। अब बात तो नहीं हो पाई कि कितना समय दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक ये लग रहे हैं और काफ़ी समय से इन्होंने स्टॉक को होल्ड किया होगा, जिसका कि फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा हमने अंबर एंटरप्राइजेज में इस बीच, लेकिन अभी अपने हाइस के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। गिरीश, अंबर एंटरप्राइजेज कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको? बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाएं स्टॉक से? देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो रिसेंटली इनकी क्वार्टर्स टू क्वार्टर्स नंबर्स आ रहे हैं वो जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे थे। तो उस बेसिस पे अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।
क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट काफी अच्छा हो भी रहा है। एंड अपनी बाकी पोजीशंस को जो बची हुई पार्शियल पोजीशन है उसको ये 2490 और 2470 इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पोजिशनल बेसिस पे एक स्टॉप लॉस दिया है मैंने इसको, ये आगे के 1 से 1.5 साल के लिए स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं और ये अपनी बाकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ से पार्शियल पोजीशन से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए को लेकर ये व्यू गिरीश जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल फोन लाइन पर मौजूद है। ध्वनि, आज ऑप्शंस में कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे नेशनल आर्मी में बनता है। स्टॉक जो है वो ऑलरेडी अपनी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाया हुआ है। 30 मिनट्स का चार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे एक अपवर्ड रिवर्सल देने की कोशिश करी है। तो 100 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपको बाय करना है। करंट मार्केट इसका 3.75 से 3.85 रुपीज चल रहा है। आपको इसको करंट लेवल से लेना है। टारगेट इसका 6 रुपए का बनता है। स्टॉप लॉस जो है इसका वो यहाँ पे 2 रुपए का बनता है। लॉट साइज इसकी 7,500 की है। तो मेरे लिए एक इन्वेस्टर्स को यही एक क्वेश्चन रहेगा कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। स्टॉप लॉस का इनफैक्ट ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपका जो मैक्स गेन हो सकता है वो टारगेट अचीव होने पे 16,875 का होगा और मैक्स लॉस जो यहाँ पे हो सकता है वो 13,000 का बनता है। शुक्रिया ध्वनि बताने के लिए। नाल्को की आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 100 रुपये के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 3.75 के लेवल पे और 6 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2 का ज़रूर लगा लें, क्योंकि लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा है तो नुकसान से आपको बचना है। लेकिन चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अंजलि फोन लाइन पर मौजूद है। अंजलि, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 200 शेयर हैं 1490 के भाव पर HDFC बैंक के। ओके। तो अब इसमें बहुत टाइम से मतलब कोई अपसाइड आ नहीं रही है, तो मेरा पैसा ब्लॉक पड़ा है। क्या करना चाहिए इसमें? क्या मैं इसको सेल कर दूं या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? ओके, HDFC बैंक के शेयर हैं, इन्वेस्टर हैं, क्या करना चाहिए गिरीश जी इनको HDFC बैंक के शेयर में? फिलहाल तो फायदे में दिख रही हैं, क्या होल्ड करना चाहिए? आगे ये फायदा और बढ़ सकता है क्या? देखिए, HDFC बैंक में हमने खुद ने देखा था कि ये मूवमेंट जो आया था वो बेसिकली इनके जो मर्जर्स की न्यूज आई थी और बोर्ड मीटिंग्स आई थी उसके बेसिस पे आया था। तो उसने काफी अच्छा हाइक भी दिया था 1700-1800 के एक रेंज के अंदर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए। मेरा जो सजेशन है वो यही है कि एटलीस्ट यहाँ से 1490-1480 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड इस पोजिशन को होल्ड रखें। ये बेसिकली ये स्टॉक वैसे भी स्लो मूविंग स्टॉक्स के तौर पे काउंट होता है, बट बैंक का ओवरऑल फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, HDFC बैंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बिल्कुल इस बैंक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बने रह सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं G20 समिट की। 9 सितंबर यानी शनिवार से ये समिट शुरू होने जा रही है और हम पल पल की खबरें, वहाँ के अपडेट, किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं G20 समिट की, ये आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इस बीच कई वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें भी हुई हैं और इन बैठकों में क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इसका पूरा अपडेट लेकर समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। देखिए, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कई दौर की बैठकें हुई हैं और अब ये अंतिम चरण में है। अगले कुछ दिन में G20 लीडर समिट का भी आयोजन होने जा रहा है। जहां तक फाइनेंशियल इश्यूज का सवाल है, कई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि दुनिया के सामने चुनौती बने हुए हैं, उस पर G20 देशों ने काफ़ी लंबी चर्चा की है। उदाहरण के तौर पे अगर आप क्रिप्टो असेट की बात कर लीजिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर आम सहमति ये है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है अगर आपको क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करना है। साथ ही साथ एक कॉमन टेम्पलेट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर इस मसले पर लीडर समिट के दौरान चर्चा होगी। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मसला है वो कार्बन प्राइसिंग का। सूत्र बता रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि कई देश जो है कार्बन टैक्सेशन, कार्बन प्राइसिंग के विकल्प को तलाश रहे हैं। जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है उससे डील करने की बात अगर है तो उसमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि सिर्फ कार्बन प्राइसिंग को ही एकमात्र मैकेनिज्म के तौर पर न माना जाए, बल्कि नॉन कार्बन प्राइसिंग भी एक मैकेनिज्म हो सकता है जिसको कि अडॉप्ट किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात है,
इस मोर्चे पर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। भारत की अध्यक्षता के दौरान कई दौर की बैठकें हुई हैं और इस बात पर एक आम सहमति बनती हुई दिख रही है कि 2 पिलर टैक्सेशन सिस्टम की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म है उसको भी अपनाने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट मसला है वो है फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी। इस मसले पर भी G20 देशों ने बैठक की है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि फूड और एनर्जी का जो मसला है और ये जो मार्केट है काफ़ी वोलेटाइल है, लिहाजा एक ग्रेटर कोऑपरेशन की ज़रूरत है सभी देशों के बीच में, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मसला है वो इसी के ज़रिए हल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट मसले हैं जिस पर चर्चा हुई है और लीडर्स समिट के दौरान इस पर इन कुछ मसलों पर रेजोल्यूशन पास होने की संभावना जताई जा रही है। प्रजापति का सवाल है, ट्विटर से इन्होंने सवाल भेजा है। इन्फीबीम एवेन्यू के 2250 शेयर इनके पास मौजूद है, 15 रुपये 64 पैसे के भाव पे लिया है। करंट भाव भी उसी के आसपास है, 15 के आसपास चल रहा है। मामूली नुकसान इनको हो रहा है। गिरीश जी, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? लंबे समय से काफ़ी कंसोलिडेशन के फेज में है, कई सालों से कह सकते हैं उसी दौर में है, 12-15 के आसपास ही घूम रहा है। क्या हो रहा है? कुछ मौके हैं यहाँ पर? देखिए, इन्फीनियम बेसिकली जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी डेटा वर्किंग रहती है वो इन्फीनियम कहीं पे भी एक वर्कआउट करके देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्फीनियम का कैश मॉड्यूल्स और लोन एनबीएफसी मॉड्यूल्स, ये दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर भी धीरे धीरे वो काफी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अगर इनका लंबा नजरिया है तो लंबे नजरिए के लिए मेरा सजेशन ये है कि 11 रुपए 90 पैसे, 12 रुपए 10 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड आगे फर्दरली कंटिन्यू करें, क्योंकि जो लेटेस्ट के जो नंबर्स आए हैं इनके वो भी काफी अच्छे हैं। नेट पर इनकम भी काफी 10-12-11% से इम्प्रूव हुई है। ऑलमोस्ट रेवेन्यू भी इनका 70-80% से बढ़ा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑलमोस्ट स्लो मूविंग स्टॉक रहता है, बहुत कम धीरे धीरे ही चलता है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें। बाकी इतना टाइम अगर होल्ड कर रहा है तो थोड़ा टाइम और देना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये है राय इन्फीबीम पर। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है। राजू जी ने अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल है तेगा इंडस्ट्रीज पे। हाल ही की लिस्ट नहीं, 2021 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और इनका जो प्राइस है उन्होंने 720 पर लिया था और वहाँ से स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक करीब 1110 का हाइज बना चुका है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया है स्टॉक में, लेकिन अभी भी 970 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर एंट्री की और अब 2.5 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। गिरीश जी, इस कंपनी को आप ट्रैक करते हैं, तेगा इंडस्ट्रीज? नहीं, मैं इस कंपनी को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। जो उस टाइम पे आईपीओ के टाइम पे ही बस ट्रैक करा था इस कंपनी को। बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा ट्रैकिंग नहीं है। जी जी, ओके, चलिए इस पर फिर टेक्निकल राय ले लेते हैं। स्नेहा, क्या व्यू बन रहा है आपका? चार्ट्स पे और तेजी के लिए रुकना चाहिए इन्हें, या फिर अभी जो भी मुनाफा हो रहा है उसको लेकर निकल जाए? अगर आप ये काउंटर देखें तो मेरा मानना है 940 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है रहती है कि यहाँ से थोड़ी और तेजी आएगी, तो 940 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चलिए, तो ये भी हुए आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ अमित हैं दिल्ली से। ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजे। कोटक महिंद्रा के 200 शेयर है इनके पास 1937 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए गिरीश जी इनको कोटक महिंद्रा बैंक में? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक में होल्ड करें, क्योंकि काफी रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के अंदर ऑलरेडी चल, जैसे कि उदय कोटक ने ऑलरेडी एक रेजिग्नेशन दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ा उसके अंदर। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के तौर पे काम कर रहा है। कोटक महिंद्रा का जो इनका सिक्योरिटी बिजनेस है एंड इनका एनबीएफसी बिजनेस है वो काफी तेजी से रिवाइव कर रहा है। तो लोन्स बुक भी काफी इम्प्रोवाइज हुई हैं लास्ट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो होल्ड करके रखें। जो मेरा सजेशन है होल्डिंग को लेके, तो इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1510 का, और उस स्टॉप लॉस से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले 6 से 8 महीने होल्ड करना पड़ेगा। बट 6 से 8 महीने होल्ड करिए कोटक महिंद्रा बैंक को। बीच में उदय कोटक के यहाँ से कार्यकाल खत्म होने की भी बात की जा रही थी। उसके बाद हमने स्टॉक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। ये राय गिरीश की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है अशोक जी ने, उत्तर प्रदेश से हैं ये, और इनका सवाल है सूजलॉन पर 5000 शेयर्स
2285 पर लिया हुआ है, थोड़ा ऊपरी लेवल्स पर ले लिया, लेकिन मुनाफे में है ये। इस बार स्टॉक 30 के आसपास कारोबार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। सूजलॉन भी इस बीच काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिली। स्नेहा 2385 इस लेवल पर है, अपने हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। थोड़ी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम में आया है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से इसमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो कंटिन्यूसली 20 डेमा के ऊपर ही चल रहा है ऑन द डेली चार्ट, व्हिच इज सेट टू बी पॉजिटिव। मेरा मानना है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 21 के आसपास और उसे होल्ड कर सकते हैं। अप साइड में जो रिसेंट हाई गया है 27, ये सरपास होता है तो पॉसिबिलिटी है कि 33-34 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी ने लॉन्ग करके होल्ड किया है तो वो 21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 21 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, वो स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में 33-34 रुपए तक भी जा सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दिनेश जी हैं नागपुर से, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। 5 स्टार बिजनेस के 400 शेयर हैं इनके पास 585 पे। पिछले साल नवंबर की लिस्टिंग है, स्मॉल बिजनेसेस को लोन देती है, सिक्योर्ड लोन देती है। गिरीश जी क्या करना चाहिए 5 स्टार बिजनेस में? 400 शेयर है 585 के भाव पे, अच्छा फायदा हो रहा है, बने बने रहना चाहिए। जो सजेशन है वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, बस यहाँ से 635 का एक स्टॉप लॉस लगाएं एंड आगे कंटिन्यू रखें। बेसिकली एनबीएफसी के अंदर काफी फर्दरली डेवलपमेंट्स भी हैं एंड रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रही है कंपनी अपने एनबीएफसी के अंदर। एक्सपांशन मोड पर है, नए मॉड्यूल्स लेके आ रही है फिजिकल प्रेजेंस को लेकर, तो उस सेंस में बने रहें इस स्टॉक का। ठीक है, बने रहने की राय 5 स्टार बिजनेस में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें इंस्टाग्राम पर आया है। भोपाल से अमित वर्मा जी का सवाल है और इनका सवाल है ब्राइटकॉम पर 1200 शेयर्स इन्होंने 40 पर लिया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इन्हें स्टॉक में समय पर निकल नहीं पाए और हमने देखा था कि ब्राइटकॉम में बीच में कुछ खबरें भी आई थी, नेगेटिव खबरें आई थी। सेबी के रडार पर आ चुका था जिसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ पर सामने भी निकल कर आया था। कुछ शेयरों की हेराफेरी की बात यहाँ पर की गई थी, अकाउंट्स में गड़बड़ी की बात की गई थी, जिसके बाद हमने देखा स्टॉक में भारी गिरावट आई और अभी तो स्टॉक 13 रुपये के आसपास है। लगातार स्टॉक टूट रहा है, आज भी 5% ये शेयर नीचे ही है। तो नुकसान तो काफ़ी हो चुका है और जल्दी रिकवरी के कुछ आसार तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। बट स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे, देखिए फंडामेंटली तो स्टॉक में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी ये जांच के घेरे में है ये शेयर। क्या सुझाव देंगी आप? थोड़ी भी रिकवरी या किसी भी उछाल की आपको यहाँ पर उम्मीद लग रही है जिस पर इन्हें निकल जाना चाहिए स्टॉक से, और कोई स्टॉक इन्हें सजेस्ट करेंगी जिससे इनके नुकसान की भरपाई और तेज़ी से हो सके? अगर आप ये काउंटर देखें तो इसमें ओवरऑल कोई चार्ट में ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है ये काउंटर। मुझे लग रहा है कि इसमें और प्रेशर भी आ सकते हैं और नीचे जाने की भी बहुत सारे चांसेस है इसमें। आई वुड सजेस्ट इसे बिल्कुल ही एग्जिट कर लें अभी के लिए, बिल्कुल भी होल्ड मत करें। बेटर है करके कि दूसरे काउंटर्स में आप फोकस कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे ये लेवल्स पे। आईटी स्टॉक्स भी है जो अभी थोड़े मोमेंटम में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस कर सकते हैं आप। अगर ज़्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स में अभी के लिए ट्रेड करें, क्योंकि अभी तक बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करा था, बट अभी लग रहा है करके कि यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो पीएसयूज और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, तो वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे काउंटर्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में पैसे लगाने की सलाह स्नेहा जी की तरफ से। इस तरह की कंपनियों से दूर रहें और बैंकिंग स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं, वहाँ पर तेजी स्नेहा जी को लग रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मुकुल हैं, ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 200 शेयर है 54 के भाव पे। ये तो हाल की लिस्टिंग है, जुलाई महीने में लिस्ट हुई थी कंपनी और 2016 में शुरुआत हुई थी कंपनी की, और अकाउंट, डिपॉजिट, कार्ड्स, लोन देने का इनका काम है। क्या लग रहा है गिरीश जी, इसमें दम लग रहा है? एकदम हायर लेवल पे इन्होंने लिया है लेकिन अब थोड़ी गिरावट आ गई है, लॉस हो रहा है, मामूली बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, अगर रुकेंगे तो इनको आगे फ़ायदा होगा क्या?
देखिए क्योंकि ये जो गेन हो रहा था जब इन्होंने जिस लेवल पे खरीदा है, वो आई थिंक जो आईपीओस के फर्दर गेन्स मोमेंटम था उसी ड्यूरेशन में इन्होंने बाय करी है। बट मेरा सजेशन ये है कि इसको होल्ड करके रखें, 40 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें अपने पोजीशंस के लिए एंड इसको होल्ड करके रखें। पोजीशनिंग भी कंपनी काफी धीरे धीरे ग्रोइंग मॉडल पर है, रेवेन्यू भी 27-28% के हिसाब से बढ़ ही रहा है एंड नेट इनकम भी धीरे धीरे इम्प्रोवाइज हो रही है। पहले ये नेट इनकम अप्रोक्सीमेटली 11-12% हुआ करती थी, अब नेट इनकम 20% से बढ़ रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो होल्ड करके रखें। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, होल्ड करने की राय आपको इस स्टॉक में। अब अगला सवाल देंगे और हमारे पास आज सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और एक और सवाल व्हाट्सएप पर आया है फरीदाबाद से नरेंद्र शर्मा जी का। आईडीबीआई बैंक इन्होंने लिया हुआ है 4700 शेयर्स 49 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था, मौजूदा भाव 69 के आसपास है, तो करीब 20 रुपये प्रति शेयर की तेजी देख चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छे लेवल पर एंट्री की, शेयरों की क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, इस वजह से करीब 1 लाख के आसपास का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। स्नेहा थोड़ी देर पहले सरकारी बैंकों की बात भी कर रही थी, आईडीबीआई बैंक की कैसा लग रहा है आपको? अभी और तेजी के लिए यहाँ रुकना चाहिए स्टॉक में? पूजा, अगर आप ये काउंटर देखें तो बाकी सब काउंटर्स के हिसाब से ये ओवरऑल डिसेंट चल चुका है अभी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है करके कि किसी के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने होल्ड किया है तो एक 60 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 59-60 जोन के आसपास। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर, आई थिंक यहाँ पे डिप्स पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है करके ये तेजी करके स्टॉक्स 87 से लेके 86 तक के लेवल दिखा सकता है, तो आई वुड सजेस्ट करके कि इसे होल्ड करें। एक 60 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो आईडी बैंक को लेकर ये सलाह स्नेहा जी की तरफ से। अगले दर्शक है मोहन है दिल्ली से, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। मॉरिपन लैब के इनके पास 400 शेयर है 38 के भाव पे और फिलहाल भाव आप देखें तो 40 है, यानी ठीक ठाक फायदा हो रहा है। और पिछले मार्च के बाद से यहाँ पर अच्छी तेजी हुई, मार्च के बाद से ही भाव काफ़ी बढ़ गए। मार्च के आसपास 25 रुपए का भाव हुआ करता तो वो अब 40 के ऊपर जा चुका है। इनको मामूली फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए गिरीश जी इनको मॉरिपन लैब में? बने रहना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि नेट सेल्स भी इनकी काफी अच्छी तरीके से बढ़ के आई है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था, जो लास्ट के 4 क्वार्टर्स में हमने थोड़ी बहुत एक नीचे के लेवल देखे थे इसके अंदर, उसका रीजन बिहाइंड ये है कि अब इन्होंने नए प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर भी काम करना शुरू करा, तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो बने रहे। 55 से लेकर 70 तक का एक लेवल यहाँ से दिखाई देता है एंड एक बेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास का बन के निकल रहा है। अगर ये फर्दरली अगर लॉन्ग टर्म व्यू है कि अगले 6-8 महीने साल भर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा 29 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जोन के ऊपर, वहां से फिर आगे फर्दरली 55 से लेकर 70 तक का एक लेवल देख सकते हैं। ठीक है, ये है राय मॉपेन लैब्स पर। व्हाट्सएप पर एक और सवाल आया है, कोलकाता से हैं ये सुब्रत, ग्लोबल स्पिरिट्स है इनके पास 140 शेयर्स 800 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था। ये कुछ समय पहले की खरीद लग रही है, उसके बाद हमने स्टॉक में एक तेज़ी तो देखी थी, हालांकि 1000 रुपए के ऊपर के लेवल्स भी आए थे, लेकिन उस समय ये नहीं निकल पाए, इन्होंने होल्ड किया, वहाँ से स्टॉक अब नीचे आ चुका है और 921 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी भी ये मुनाफे में है, लेकिन मुनाफा थोड़ा इनका यहाँ पर कम हुआ है। स्नेहा, ग्लोबल स्पिरिट क्या सजेस्ट करेंगे आप? 800 पे लिया था, 921 पर होल्ड कर रहा है, निकलने की सलाह देंगी या फिर कोई स्टॉप लॉस आप सुझाएंगी इन्हें? आई वुड सजेस्ट करके कि इसमें आप 890 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर थोड़ी और तेजी दिखा सकता है। 957 949 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मुझे, तो आई वुड से इसे होल्ड करें एक स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, 190 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को होल्ड करिए और तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है, लेकिन अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक आज फोकस में है वापस से, लेकिन वजह अलग है। कल ये स्टॉक तेज़ी में था, लेकिन आज पूरा अपना जो मुनाफा है वो गंवा चुका है और आज करीब 16% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंड स्विफ्ट लैब्स की। कल की जोरदार तेज़ी देखने के बाद स्टॉक में आज गिरावट है। गिरावट का कारण क्या है ये समझ लेते हैं और बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए, इंड स्विफ्ट लैब्स कल की तेज़ी के बाद आज क्यों टूट रहा है?
जी बिल्कुल, कल की जो तेज़ी देखने मिली थी बाज़ार में, वो अनाउंसमेंट आई थी जहाँ पे वो अपनी एपीआई और क्रैम्स बिज़नेस को जो है बेचने वाले थे इंडिया रिसर्जेंस फंड को। लेकिन जो है स्टॉक जो है 20% भागा था, लेकिन आज जो है ऑलमोस्ट रिवर्स सर्किट आ गया है। अब सवाल उठ रहा होगा इसमें गिरावट क्यों देखने मिली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी पूरी जो बिज़नेस है उसको बिकवाली कर दी है, क्योंकि जो एपीआई और क्रैम्स बिज़नेस है वो रफली 96% टोटल रेवेन्यू को जो है कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब अब कोई बिज़नेस रहा नहीं है। दूसरा बात, एक और अनाउंसमेंट किया है कि जो उनकी प्रमोटर कंपनी है इंडस्विफ्ट, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उनको वो 500 करोड़ देने वाले हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो ये दो कारण के जो है स्टॉक में जो है गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन जो ओवरऑल क्या ट्रांजैक्शन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी है इंडस्विफ्ट लैब्स है तो 600 750 करोड़ के बीच की मार्केट कैप की कंपनी थी आपकी फार्मा एपीआई की, जहाँ पे वो अपनी एपीआई क्रैम्स बिजनेस जो है इंडिया रिसर्जेंस फंड की जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसको बेचने वाली है। लगभग 1650 करोड़ रुपए का जो है एंटरप्राइज वैल्यू रखा गया है। ऑफकोर्स याद रखिए जो पेरेंट कंपनी इंडस्विफ्ट है उनको जो है ऑफकोर्स एक कह सकते हैं मशीनरी भी जो है बिकवाली करेंगे, और इंडस्विफ्ट जो पेरेंट कंपनी है इस नए एंटिटी में 8.42% स्टेक रखेंगे। अगर बात करें तो 1650 करोड़ का जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसमें 800 करोड़ की डेट रीपेमेंट है, यानी बचे 800 करोड़। अब उसमें भी 500 करोड़ जो है प्रमोटर कंपनी को दिया जा रहा है जो है इंडस्विफ्ट, तो आपके बचते हैं लगभग 350 करोड़। तो यहाँ पे जो इसकी क्या यूसेज होने वाली है उस पे जो है बाजार के जो थोड़े सवाल उठ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट की क्या क्लैरिटी होगी स्टॉक को लेके, उस पे जो है बाजार की नज़र लगे हुए है। लेकिन याद रखिए आज दिन के ट्रेड में जो है एक रिवर्स सर्किट जो बोलते हैं वो देखने मिला है स्टॉक के लिए। बिल्कुल, तो इंडस स्विफ्ट लैब्स ये गिरावट की वजह अभी आपको शरद बता रहे थे। कल इसी खबर के आने के बाद हमने स्टॉक में शानदार तेज़ी देखी थी, लेकिन जब इसका आफ्टरमैथ किया गया, इसका पूरा एनालिसिस किया गया तो समझ में आ रहा है कि इंडस स्विफ्ट लैब्स के लिए ये जो डील है इससे कुछ फ़ायदा होते हुए शेयर होल्डर्स को नहीं नज़र आ रहा है। इस वजह से स्टॉक 16% आज टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। स्टॉक पर हम चर्चा करेंगे आगे, हमारे दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं, गिरीश से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस खबर पर क्या एनालिसिस है। लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। डाली किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं शेयर होल्डर्स को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है इस वक्त। स्टॉक में 15% की आज तेज़ गिरावट है, तो क्या व्यू बन रहा है आपका कंपनी पर? देखिए कंपनी के ऊपर व्यू वही है कि अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस सेल करेंगे तो एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हालांकि जो ये है बेसिकली स्ट्रैटेजिक डील है इनकी कि ये आगे फर्दरली अपने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एपीआई छोड़कर दूसरे बिजनेस मॉड्यूल के अंदर जो लैब से रिलेटेड ही रहेगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर आज के तौर पे अगर देखा जाए तो आज के तौर पे तो वीक ही है। तो सजेशन तो डेफिनेटली नहीं है कि किसी को यहाँ से कोई एंट्री या फिर कुछ और इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए इस इंडस्ट्रियल लैब्स के अंदर। बाकी इससे स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहे, जब तक क्लैरिटी मैनेजमेंट क्लैरिटी नहीं आती तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, यानी अभी फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह इंडस्विफ्ट लैब्स की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। आशीष हैं बेंगलुरु से, ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। नोसिल के 2850 शेयर है, 232 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। फिलहाल भाव 240 के आसपास है। रबर केमिकल कंपनी है, क्या करना चाहिए स्नेहा यहाँ पर? एक 2014 के आसपास मुझे याद है ये 10-15 के बीच में कई सालों तक रहने के बाद जबरदस्त रैली दिखी थी और अब 200 के ऊपर टिक गया है। क्या लग रहा है आगे और इसमें तेजी की गुंजाइश दिख रही है क्या? अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 233 to 34 के आसपास जो कि कंपनी ने सरपास किया है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक रेजिस्टेंस जरूर है 247 to 250 के जोन के आसपास। वो सरपास होता है तो इसमें फिर से मोमेंटम आके यू कैन एक्सपेक्ट करके कि 268 से लेके 287 तक के भी आगे चल के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है अराउंड 247 to 50 जोन के आसपास। और उसके ऊपर तेजी दिखती है तो इसमें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये लेवल्स वॉच करना है। किसी के लॉन्ग है तो आई वुड सजेस्ट होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है, जो प्रीवियस जो आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 234, वो एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी के। ओके, यानी जो आपकी जो खरीद भाव है 232 रुपए, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं 234,
ताकि आपको कोई नुकसान भी ना रहे, फिर इसे आप होल्ड कर सकते हैं। ये टेक्निकल व्यू स्नेहा जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। संजय हैं उड़ीसा से, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। साउथ इंडियन बैंक के 10,000 शेयर है इनके पास 14 रुपए के आसपास। मार्च के आसपास 13-14 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था गिरीश जी साउथ इंडियन बैंक का। क्या लग रहा है यहाँ से अच्छी तेजी, अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है? अब भाव 24 रुपए के आसपास है, क्या करें, बने रहें या मुनाफा घर ले जाएं गिरीश जी? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पे बने रहना चाहिए, बट स्टिक एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लें, क्योंकि इनका 14 रुपए का बाइंग रेट है। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ से 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उस स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहें। आगे के फर्दरली चार्ट्स वो काफी स्ट्रांगली मोमेंटम बता देते हैं। तो 24.5 रुपए से लेकर और 29 रुपए तक का एक लेवल जरूर दिखाई देता है यहाँ पे अगले 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम। तो ये व्यू है साउथ इंडियन बैंक को लेकर। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी हैं मुंबई से, फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। सुजलॉन के 185 शेयर हैं इनके पास 11 रुपए 17 पैसे पे, यानी जून के आसपास की खरीद रही होगी। 8-9 के आसपास तो मई के महीने तक सुजलॉन का शेयर था, वहाँ से 3 गुना भाव हो चुका है। इनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। क्या स्नेहा जी से बात हुई थी सुजलॉन पे? टेक्निकली तो इन्होंने होल्ड की सलाह दी थी। गिरीश जी आप क्या सलाह देंगे इनको सुजलॉन में? मेरी भी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जीज के ऊपर कंपनीज काफी फोकस कर रही है, एंड यही एक मार्केट जोन है जहाँ पे गवर्नमेंट का भी काफी फोकस चल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ही है, बट मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि ये 18 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड पोजीशन को होल्ड रहने दें। एक बार का यहाँ पर 28 से 29 का एक रेंज दिखाई देता है, तो वहां पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुक करके और बची हुई पोजीशन को होल्ड कर लें। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। श्रीनिवास हैं नवी मुंबई से, ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। एनएमडीसी के 500 शेयर है 167 पे, क्या करना चाहिए स्नेहा जी इनको एनएमडीसी में? अगर आप उनके बाइंग लेवल देखें तो थोड़े से ऊपर के हैं, बट ओवरऑल जो ये चार्ट स्ट्रक्चर है इसका वो काफी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली काफी अच्छी मूव आई है इसमें 120 और लेवल से। मुझे लग रहा है कि इसमें होल्ड करने की सलाह होगी। इम्पोर्टेंट लेवल अपसाइड में 152 का रहेगा। अगर 152 ये लेवल्स क्रॉस होते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस 150-152, तो इसमें तेजी आ सकती है, व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 230 एंड अबव लेवल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि इसे होल्ड करें। अगर आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 130-32 के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। ओके, तो एनएमडीसी को लेकर ये सलाह आपको है। चलिए अगले दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांति भाई हैं नौसारी से। कांति भाई क्या सवाल है आपका? मेरे पास ओरियंट ग्रीन पावर के 200 शेयर है। किस भाव पे खरीदा ओरियंट ग्रीन पावर को आपने? ये 14 रुपये का, 13 रुपये 50 पैसे। ओके, 13 रुपये 50 पैसे पे ओरियंट ग्रीन पावर। और भी कोई शेयर है आपके पास? जी BEL के है 160 शेयर है, 165 पे, 125 के भाव पे। 125 रुपए के भाव पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ओरिएंट ग्रीन पावर के 13 रुपए 50 पैसे के भाव पर। इन्वेस्टर हैं आप या ट्रेडिंग के लिए लिया है आपने? जी अभी तो मैं चालू किया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने सुना है कि ये अच्छा करेगा तो मैंने ले लिया। ओके, चलिए गिरीश जी क्या लग रहा है आपको? ओरिएंट ग्रीन पावर 13.5 रुपए में और 125 रुपए में BEL लिया है, क्या करे दोनों में? दोनों में ही अगर इनका व्यू 6 महीने से ऊपर का है तो दोनों में ही होल्ड करके रखें। दोनों ही सेक्टर्स और स्टॉक्स अपने आप में ही एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज दिखाते हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि पावर रिन्यूएबल एनर्जी पावर्स और ग्रीन पावर एनर्जी विंड पावर्स के ऊपर कंपनीज एंड गवर्नमेंट दोनों काफी फोकस कर रही हैं, तो ये वाले स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। यहाँ से जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 18.5 रुपए से लेकर 24 रुपए तक का एक लेवल दिखाई देता है साल से 1.5 साल के टाइम फ्रेम पे। ओके, एंड BEL की अगर हम बात करते हैं तो BEL का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, जैसे कि हम खुद जानते हैं कि ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांगली मूव कर रही हैं, एंड जो इनको बाहर के जो ऑर्डर्स, आउट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 22 से 23% का इंक्रीमेंट आया है। तो BEL को भी होल्ड करना चाहिए, बट BEL के होल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है, 110 रुपए से लेकर 140 रुपए 42 रुपए का जो रेंज दिखाई है ये ऑलरेडी चल चुका है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 125 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड पोजीशन को होल्ड करके रखें। ओके, यानी 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी आ चुकी है, या फिर आप पार्शियल मुनाफा भी ले सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है लक्ष्य अग्रवाल है हमारे साथ है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्य पूछिए क्या सवाल है आपका?
सर मेरे पास दालमिया शुगर है 200 392 के रेट में। कब लिया था आपने? ये मैंने लिया था सर वो पिछले सितंबर में लिया था। पिछले सितंबर में। अच्छी रैली भी आ गई है, 450 के आसपास आ गया है। हालांकि आज थोड़ी थकावट कुछ शुगर शेयरों में लग रही है, लेकिन रैली तो चल ही रही है। स्नेहा जी, क्या लग रहा है? 392 पे इन्होंने खरीद रखा है, भाव 440 के आसपास है, 428 रुपये 95 पैसे करेंट भाव डालमिया शुगर का। क्या करना चाहिए स्नेहा जी? अगर आप ये काउंटर देखें तो 340 लेवल से जो अपमूव आया है उसमें काफी अच्छी वॉल्यूम्स भी रहे हैं। रिसेंटली जो 3-4 दिनों में भी अपमूव आई है वो भी काफी जो वॉल्यूम के साथ ये बाइंग फिगर है। तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है, दैट विल बी यस्टरडेज लो, दैट इज अराउंड 405। इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। अपसाइड में जो लेवल रहेगा दैट इज अराउंड 440। ये लेवल्स 440 के आसपास जो लेवल्स है वो एक रेजिस्टेंस है। ये लेवल सरपास करता है तो इसमें मोमेंटम फिर से आ जाएगा और आप एक्सपेक्ट करेंगे करके कि एटलीस्ट ये 458 460 तक के भी लेवल्स दिखा दें। तो आई वुड सजेस्ट इसे होल्ड करें। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर डिसेंट है, एक अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे, तो आई वुड सजेस्ट इसे होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह डालमिया भारत शुगर में। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, वरुण पांडे हैं दिल्ली से। वरुण जी, पूछिए क्या सवाल है? सर मैंने शेल का शेयर ले रखा था, करीब 17,000 शेयर्स हैं मेरे पास। 17,000, 17,000 शेयर है। किस भाव पे लिया था आपने? जी सर ये लिया तो था मैंने करीब 118 पे। कब लिया? 2021 में लिया था आपने? हाँ सर, 2021 में। ओके, क्योंकि 2 साल पहले ये भाव थे, अब नुकसान हो रहा है, 100 रुपए के नीचे है। गिरीश जी, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर है, काफी समय से रुके हुए हैं, 2 साल से ज्यादा वक्त इन्होंने दिया है, क्या वक्त देना चाहिए और सेल में? देखिए, सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है बिकॉज द रीजन मैन इज रेवेन्यू भी धीरे धीरे ही इंप्रूव हुआ है और अभी भी रेवेन्यू से मात्र 1-1.25% का ही रेवेन्यू आ रहा है। ओवरऑल नेट इनकम भी काफी रिवाइज हुई है कि 70% नेट इनकम डाउन है, नेट इनकम मार्जिन भी इनके काफी डाउन चल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर तो काफी वीक है। बट अगर जैसे क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ऑलरेडी क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है और लॉस भी इनको काफी हो रहा है इस शेयर के अंदर। मेरा सजेशन ये होगा कि 85 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 85 का। अगर 85 टूटता है तो 70 तक के लेवल्स दिखाई देंगे हमको, तो यहाँ पे 85 तक का लेवल एक स्टॉप लॉस के तौर पे रखें एंड उसके साथ कंटिन्यू रखें। बट सजेशन यही रहेगा कि जैसे ही स्टॉक इनके प्राइस के नियर रेंज में आ जाए, एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को करके दूसरे फंडामेंटल स्टॉक्स में करें। हो सकता है इन्वेस्टर है, डिविडेंड यील्ड भी 5% के आसपास का है, तो उन्हें लग रहा होगा कि बैंक में रखने से अच्छा कम से कम एक पीएसयू कंपनी में पैसा लगा हुआ है, तो उनको चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है तो 85, गिरीश जी की सलाह पर 85 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। शुक्रिया गिरीश जी आपका, स्नेहा आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो